स्टार्ट है सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टीएसबी क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग भी आइए, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, फिर हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है टीजीटी 2010, टीजीटी 2010 के जो आए हुए प्रश्न हैं, हम उन प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है? पद्मावत के रचयिता कौन है? 2010 के प्रश्न है, टीजीटी 2010 के प्रश्न है ये। ठीक है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, पद्मावत के रचयिता कौन है, पहला प्रश्न यही है। तो पद्मावत किसकी रचना है? सब जानते होंगे, किसकी है? जायसी की। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम था। क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, ये जायस के थे। इनका जो जन्म हुआ था वो जायस में हुआ था, जो रायबरेली के पास है। ठीक है, ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन जो था, मध्यकालीन जो समय था, उसी समय ये हिंदी के ये प्रमुख लेखक के रूप में उभरे, भक्ति आंदोलन के समय। अब इसमें इन्होंने, इनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं, हम पुस्तकों की बात करते हैं तो एक इनकी प्रमुख पुस्तकों में एक पद्मावत है ही, ऑलरेडी पद्मावत प्रश्न ही पूछा गया है। एक पुस्तक इनकी है आखिरी कलाम। क्या है? आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। और दूसरी एक और पुस्तक इनकी है जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में है, अखरावट। अखरावट, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये किसकी पुस्तक है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख पुस्तकों में से एक है। ठीक है, तो प्रश्न आपका यहां पूछा गया है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, सब भक्तकालीन, जो मध्यकाल के भक्तकालीन कवियों के अंतर्गत ये लोग आते हैं। इनकी रचनाएं, सूरदास की क्या है, कई रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रत्नावली आ जाती है। तुलसीदास के रामचरितमानस आप जान ही रहे हैं। रामचरितमानस आप जान ही रहे हैं तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में। और उसके साथ साथ कबीरदास की साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी, इनका एक संकलन है। कबीरदास जी का एक यह संकलन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तुजुक जहांगीरी। तुजुक जहांगीरी किसकी रचना है या किसकी आत्मकथा है, यही पूछा जाता है। तो तुजुक ए जहांगीरी जो है वो किसकी रचना है? जहांगीर की। ये जहांगीर की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। इसको कहते हैं, किस भाषा में लिखी गई है? भाषा इसकी है फारसी। किस भाषा में? फारसी भाषा में। जहांगीर मुगल काल का पहला शासक था, पहला बादशाह था या जिसने अपने एक आत्मकथा लिखा था। ठीक है, उसका नाम क्या था? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, किस भाषा में है ये? प्रश्न ये भी पूछा जाता है, किस भाषा में है ये फारसी भाषा में। तो जहांगीर की पुस्तक तुझके जहांगीरी किस भाषा में है? फारसी भाषा में। अगर पूछा जाए बदायूनी की पुस्तक का क्या नाम है? अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी की पुस्तक का क्या नाम है? मुंतखब। मुंतखब उल तवारीख। उल तवारीख।
ये किसकी पुस्तक है? ये बदाऊनी की पुस्तक है। बदाऊनी जो था ये अकबर के समकालीन था। इस पुस्तक को इसने छुपा कर लिखा था और इसमें अकबर की इसने आलोचना की थी, ठीक है। और इसको जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब जहांगीर आता है, तो जहांगीर के काल में तब इस पुस्तक को इसने क्या किया था? संपादित किया था, इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता, मुंतखब उल तवारीख किसकी पुस्तक है? अब्दुल कादिर बदायूनी की। बदायूनी को वो उस समय का प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में था। बदायूनी के ही निर्देशन में अकबर ने उसके महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। उसी की देखरेख में उसने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था, ठीक है। अगला है बर्नी की पुस्तक के विषय में पूछा जाता है। बर्नी की पुस्तक है तारीख एक फिरोज शाही। कौन पुस्तक है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? बर्नी की पुस्तक है। बर्नी, राधे राधे, राधे रे भैया, राधे राधे। चलिए, शिवानी सिंह जी, आंसर दीजिए आप भी, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? बर्नी की। बर्नी भी सल्तनत काल का प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में माना जाता था, ठीक है। अगला है अबुल फजल। अबुल फजल की पुस्तक का क्या नाम है? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। क्या लिखा था? अकबरनामा। कौन पुस्तक लिखा था? अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा का तीसरा भाग जो है वो आईने अकबरी है। इसी का तीसरा भाग क्या है? आईने अकबरी। अकबरी पूछा जाता है आईने अकबरी किसकी रचना है? तो आईने अकबरी किसकी रचना है? वो अबुल फजल की है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। इसी अकबरनामा का तीसरा भाग क्या था? आईने अकबरी, ठीक भैया। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा अकबर की किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? इसके पीछे जो हम लोग सॉल्व किए थे वहां पर भी ये प्रश्न आपको मिला हुआ था, ठीक है। इसके पीछे जो प्रश्न था वहां पर भी ये प्रश्न आ चुके थे, जो हम इसके पीछे जो प्रश्न पर सॉल्व किए थे। तो यहां पे प्रश्न है कि किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो पहले तो ये देखना है कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो कहां पर स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। और यहीं का गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था जी। गुड, आंसर सी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न बहुत टफ नहीं होंगे आज, क्योंकि 2010 का पेपर जो था बहुत ज्यादा टफ नहीं था। अन्य जो अभी 2013, 2016, 2021 इन सब की अपेक्षा वो प्रश्न पत्र क्या था, थोड़ा सा पीछे का जो है वो आपको सरल दिखेगा। प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह कथन किस शासक का था? ये जो लिखा गया है यह कथन किस शासक का था, यही प्रश्न आपको पूछा गया है। तो आप ऑप्शन में है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान। ठीक है, इसका आंसर बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। चलिए बी, वेरी गुड। क्या आंसर है? अलाउद्दीन खिलजी, वेरी गुड। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक प्रमुख शासक था। इसने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करके वह स्वयं शासक बना। इसके साथ सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह धर्म को राजनीति से अलग करके चलता था।
क्या था? धर्म को राजनीति से पृथक किया था। पृथक किया था। क्या है? धर्म को राजनीति से इसने पृथक किया था, अलग कर दिया था। और ये कहता है, क्योंकि ये कहता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं जो भी कार्य करता हूं राज्य की भलाई के लिए ही कर सकता हूं। ठीक है, मैं जो भी कार्य करूंगा वो राज्य की भलाई के लिए ही करूंगा। ठीक है, तो यहां पे अब ये देखना है कि इसके साथ साथ इसने अपने एक बयाना स्थान था, बयाना के एक काजी थे, बयाना के काजी, उनका नाम था मुगुसुद्दीन। बयाना के काजी थे, इनसे वार्तालाप करता था। और जब ये वार्तालाप करता था उसी समय उन्हीं के साथ बातचीत में ये कहता था कि मुझे ये नहीं मालूम कि शरा के अनुसार, शरा मतलब कानून के अनुसार क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं जो भी करता हूं वो राज्य की भलाई के लिए करता हूं, या जो भी कानून बनाता हूं राज्य की भलाई के लिए ही कानून बनाता हूं। यह उसका एक प्रसिद्ध कथन था। ठीक है, यह उसका क्या था? प्रसिद्ध कथन था। तो आंसर आपका क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मनसब क्या है? हम लोग इसके पहले इसकी चर्चा किए थे, मनसब। ठीक है, मनसब एक पद होता था, पद या ओहदा, पद या ओहदा। ठीक है, इसको सर्वप्रथम देखा जाता है मंगोलों के उसमें। मंगोलों ने मनसबदारी व्यवस्था अपनाई थी। ये एशिया की बात है, भारत की बात नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में किसने इसको अपनाया था, तो भारत में किसने अपनाया था? मुगल बादशाह अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर ने क्या अपनाया था? इसको अपनाया था मनसबदारी व्यवस्था को भारत में। कब लागू किया था? ये 1575 में, 1575 ईस्वी में इसने लागू किया था मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, मनसब में दो चीजें होती थी, एक होता था पद के अंतर्गत एक होता था जात, और दूसरा होता था सवार। जो जात होता था ये श्रेणी होती थी, मतलब किसको कौन सी श्रेणी दी जा रही है, जो उसको पद दिया जाता था उसी के आधार पर उसमें सवारों की या सैनिकों की संख्या होती थी। ठीक है, इसी व्यवस्था को अपनाया था अकबर ने, और इसी व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका बी। वेरी गुड, राइट आंसर आपका क्या है? बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? 1857 के जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, उसका प्रारंभ कहां से माना जाता है? ये चीज, यही प्रश्न आपको पूछा है। ऑप्शन क्या है? कानपुर, झांसी, ग्वालियर, मेरठ। कहां से हुआ था? पहले तो समझ लीजिए कि 1857 क्रांति की शुरुआत का जो पहली चिंगारी आती है वो कहां से आती है, शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, तो यहां पे जब बात करते हैं सबसे पहले इसकी जो घटना होती है ये कहां पे होती है? बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में होती है। कहां पे होती है? बैरकपुर छावनी में होती है। ठीक है, अब बैरकपुर छावनी में एक सैनिक थे। बैरकपुर कहां पर है पहले तो ये जान लीजिए। बैरकपुर कहां पर है? मुर्शिदाबाद, बंगाल।
ठीक है। यहां के एक सैनिक थे मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने यहां पर विद्रोह कर दिया था। अब क्यों विद्रोह किया था, पहले तो यही पूछा जाएगा कि विद्रोह क्यों किया था। विद्रोह इन्होंने इसलिए किया क्योंकि 1856 में, क्या 1856 में पुरानी जो ब्रेस बाउंड, लोहे की पुरानी ब्रेस बाउंड राइफल हुआ करती थी, उसके स्थान पर पुरानी लोहे की ब्रेस ब्राउन बंदूक के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल ये लाई गई। और इसका जो कारतूस था, गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। इसका जो कारतूस हुआ करता था, इस कारतूस में ये नई जो इनफील्ड राइफल आई, इसमें ये बताया गया, या अफवाह फैल गई कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी है, सुअर और गाय की चर्बी है। जब ये अफवाह फैल गई, इसी अफवाह के कारण बिना इसको जांच किए हुए सैनिकों ने क्या कर दिया, इसको रद्द कर दिया, मान लिया कि ऐसा नहीं, ये झूठ है, बिना जांच के। और इसी कारण मंगल पांडे ने क्या किया, बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया। और वहां बैरकपुर छावनी में ही दो प्रमुख अधिकारी थे, एक ह्यूरसन को गोली मार दी, लेकिन ये बच गया था। और एक अधिकारी था जनरल बाग, इसकी हत्या कर दिया। किसने कर दिया? मंगल पांडे ने। तो 8 अप्रैल 1857 की घटना, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी चढ़ा दिया गया। और उस छावनी को जो 34वीं 34 जो रेजिमेंट थी, उसको क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। इस घटना की जब सूचना धीरे धीरे पहुंचती, कहां पर? सबसे पहले मेरठ में जब पहुंचती है। मेरठ में जब ये पहुंचती है तो मेरठ में क्या घटना होती है, मेरठ में भी सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू किया। तो जहां जहां विद्रोह उठता था, उस विद्रोह को भी उसने टॉपिक वाइज सर करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पीछे के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे तो हम लोग टॉपिक वाइज ही करवाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए। हम लोग क्या करते हैं, पहले पीछे का जो प्रश्न पत्र है, पहले प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं, 2-3 और बचे हैं, उसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक करके लेकर चलेंगे। ठीक भैया, ठीक। चलिए, तो मेरठ में क्या हुआ, मेरठ जब सैनिकों ने वहां पर विद्रोह कर दिया तो वहां की जो बटालियन थे उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। बहुत लगभग 99 सैनिकों को जेल भेज दिया गया। इसकी सूचना अन्य जो बटालियन मेरठ की थी, जब इन सबको पता चला तो इन्होंने क्या किया, सब सामूहिक रूप से जो भारतीय सैनिक थे सभी ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद फिर पूरा मेरठ छावनी पर कब्जा कर लिया। और यह घटना हुई थी 10 मई को। 10 मई को मेरठ में कब्जा कर लिया। अब यहीं से सैनिक निकलकर चले गए दिल्ली। कहां चले गए? दिल्ली जाते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। 12 मई को दिल्ली पर पूरी तरह से वो कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर को क्या कहते हैं, वो अपना फिर से सेनापति या सम्राट के रूप में फिर स्वीकार कर लेते हैं। ये घटना घटती है और यही घटना धीरे धीरे फिर भारत 1857 की जो क्रांति होती थी उसमें पूरी तरह से अन्य स्थानों पर फैल जाती है। हम लोग इस घटना को जब हम लोग 1857 की क्रांति के विषय में पढ़ेंगे और डिटेल से अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? मेरठ से होती है। कहां से होती है? मेरठ से होती है। आंसर आपका क्या हुआ? मेरठ। ठीक भैया, आंसर क्या है? मेरठ। ठीक, अगला प्रश्न है शक सम्मत कब प्रारंभ किया गया? शक सम्मत कब प्रारंभ हुआ था? तो सबको पता होगा इसका आंसर सबको पता हुआ होगा।
क्योंकि प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास में लगभग वंशों में ज्यादा वंशों में कुछ संवत चलाए गए थे, कुछ उनके क्या होते थे, समय सारणियां बनाई गई थी। ठीक है, उसी के तहत पूछा गया है शक संवत। जब हम शक संवत की बात करते हैं तो सर्वप्रथम कुषाण वंश का शासक था, कुषाण शासक कनिष्क था। कनिष्क माना जाता है इसके राज्यारोहण क्या है, 78 ईस्वी, 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। आंसर आपका 78 ईस्वी है। 78 ईस्वी में कनिष्क के राज्यारोहण के समय 78 ईस्वी में राज्यारोहण कराया, अपना राज्यारोहण किया, और उसी के उपलक्ष्य में यहां पे शक संवत क्या हुआ, उसने शुरुआत किया। अब है तो कुषाण वंश का, तो प्रश्न ये बनता है कि भाई उसको शक संवत क्यों कहा गया। है तो जी कनिष्क है, तो है तो वो कुषाण वंश का, लेकिन ये प्रश्न ये बनता है कि उसको शक संवत क्यों कहा गया। तो इसको भी ध्यान रखना है कि भाई शक संवत क्यों कहा गया। तो शक संवत इसलिए कहा गया क्योंकि जो तिथि उसने चालू की थी, उस तिथि को वो लगातार शकों के द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किया गया, शकों के द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किया गया, और इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या है, शक संवत। ठीक है, क्या पड़ गया, शक संवत। इसके पहले एक चीज और, संवत की बात उठ गई तो हम इसकी एक और बात कर लेते हैं। एक होता है विक्रम संवत, विक्रम संवत, इसके विषय में पूछा जाता है विक्रम संवत कब चालू किया गया था। ठीक है, तो विक्रम संवत माना जाता है कब, 57 एडी, सॉरी बीसी, ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व की बात होती है, मतलब ईस्वी स्टार्ट होने के 57 वर्ष पहले की बात होती है। कब होती है, ईस्वी स्टार्ट होने के 57 वर्ष पहले की बात होती है। किसने लागू किया था विक्रम संवत को, किसने चालू किया था, यह प्रश्न आपका बनता है। किसने चालू किया था, आपको यह देखना है। तो विक्रम संवत, विक्रम संवत ये एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, कालकाचार्य नाम है। इसके अंतर्गत एक कथा का वर्णन होता है। कथा यह मिलता है कि इसी समय, मतलब ये कि मालवा का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था विक्रमादित्य। मालवा का शासक था, शासक विक्रमादित्य था, उसका नाम ही था विक्रमादित्य था। ठीक है, और इसके मालवा के क्षेत्र पर शकों का आक्रमण होता है 57 ईसा पूर्व के आसपास। जब उसका आक्रमण होता है तो विक्रमादित्य ने क्या किया, उनको क्या किया, पराजित करके अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया, भगा दिया। और उसी के उपलक्ष्य में इसने क्या किया, एक नया एक संवत चलवाया जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। एक संवत चलवाया जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। और ये विक्रम, अब इसी के बाद, इसी के उपलक्ष्य में जो बहुत आगे आने वाले जो शासक थे, जैसे गुप्त वंश का जब आप शासक पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, और वही चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने, वह पहला शासक था जिससे पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसी विक्रमादित्य के नाम से ही अब लगभग शासक, क्या बहुत सारे शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लेकिन जो विक्रमादित्य की उपाधि थी उसको पूछा जाता है कुल कितने शासकों ने धारण किया था। कुल लगभग 14 शासकों ने धारण किया था। और अंतिम शासक माना जाता, किसका नाम, हेमू का नाम माना जाता है, जो पानीपत के दूसरे युद्ध में जो लड़ा था, किससे, अकबर से, जिसके साथ युद्ध हुआ था। तो हेमू अंतिम और 14वां शासक था जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो यह घटना आपके इसी से है। दूसरी चीज, कभी कभी पूछ लिया जाता है विक्रम संवत और शक संवत के बीच का अंतर कितना है। विक्रम संवत और शक संवत के बीच का जब अंतर पूछा जाए तो आप सीधे से आप 78 + 57 कर दीजिए, टोटल 135 आ जाएगा। तो अंतर कितना आता है, 135 वर्ष। क्या आएगा, 135 वर्ष आएगा। ठीक भैया, 300, जी, ये चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने।
ये गुप्त संवत है, गुप्त संवत को चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था जी। चलिए, तो टोटल कितना 135 वर्ष का क्या है बीच, क्या इसका अंतर है। ठीक, तो आंसर आपका क्या हुआ 78 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ, तो इस एक्ट को पारित कराने में किसका सबसे ज्यादा योगदान था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसका था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे अधिक योगदान था। और उस समय वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था उस समय, गवर्नर जनरल कौन था बताइए भाई। गवर्नर जनरल उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया। अब प्रश्न उठता है कब, गुड 1856, 26 जुलाई, कभी डेट भी ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह एक्ट क्या किया गया था, पारित किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। ठीक भैया, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है उत्तर रामचरितम। देखिए आज के प्रश्न जो सिंपल हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आज के प्रश्न जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं है। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है, बताइए भाई, फटाफट बताइए। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है, उसके साथ साथ इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, इसको भी आपको बताना है। फटाफट बताइए इस पे। बताइए भाई। चलिए पहले हम देख लेते हैं, बिल्हड़ की बात कर लेते हैं। इनकी एक पुस्तक है विक्रमांक देव चरितम। विक्रमांक देव चरितम कौन पुस्तक है, विक्रमांक देव चरितम। इनकी पुस्तक है विक्रमांक देव चरितम। भवभूत, यही आंसर आपका सही है। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है, भवभूति हैं, आंसर आपका ये सही है। इसके अलावा भवभूति ने कौन कौन से और पुस्तकें प्रमुख रूप से लिखी हैं, तो एक नाम आता है इनका मालती माधव। क्या है, एक पुस्तक इनकी कौन सी है, विक्रमांक देव चरितम की, विक्रमांक देव चरितम है। दूसरा है मालती माधव है। इसके साथ साथ इनका एक और है महावीर चरितम। कौन है, महावीर चरितम। आपके एग्जाम में ये सब भी प्रश्न आपके उठते रहते हैं, ये हर परीक्षा में पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है क्या कहते हैं केवल टीजीटी में या पीजीटी में ही पूछे जाएं, ये किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वनडे से लेकर सिविल तक की भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जयदेव की एक पुस्तक कौन सी है, गीत गोविंद। जयदेव कहां किसके दरबार में रहते थे, ये सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और इन बंगाल के, सेन वंश कहां पर था, बंगाल में था। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी गीत गोविंद। रही बात हेमचंद्र की, बात करते हैं हेमचंद्र ने कौन सी पुस्तक लिखी, यह एक जैन धर्म से के विद्वान थे, एक जैनी थे, और इन्होंने लिखा परशिष्ट पर्वन। कौन सी पुस्तक है, परशिष्ट पर्वन। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अलावा इन लोगों ने अलग अलग पुस्तकें और भी लिखी हैं। ठीक है, ये अक्सर प्रमुख पुस्तकों के अंतर्गत ये पुस्तकें आपकी आती हैं। ठीक है, अगला सूचियों का मिलान करना है। सिंपल सा प्रश्न है, इसको सब मिला सकते हैं। अब यहां पे देखना है, मिला लीजिए। सूची 1, सूची 2, महाभाष्य। महाभाष्य की बात करते हैं। महाभाष्य, महाभाष्य को किसने लिखा है, पतंजलि। सॉरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इस प्रश्न को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब पे महाभाष्य लिख दिया गया है। इस प्रश्न को हम लोग छोड़ते हैं, बस केवल आंसर यहां पे दे देते हैं
कालिदास की बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत सारी पुस्तक है इनकी। क्या कहते हैं, पाणिनि की हम बात करते हैं, अष्टाध्यायी इनकी है। कौटिल्य की बात करते हैं, इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है। पतंजल की बात करते हैं, इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है। ये थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हो गया है, इसको आपको नहीं ध्यान रखना है। तो प्रमुख पुस्तकों में कुछ पुस्तकें आपकी इससे भी जुड़ी हुई हैं। ठीक भैया, जी जी जी। तो आंसर आप इसके अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखिए, इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? मतलब हर्षवर्धन जब शासक हुआ तो उसके समय में प्रमुख सत्ता का केंद्र उस समय कौन सा था? गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो कौन सा था? हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ध्यान रखना आपको। क्या कन्नौज था, थानेश्वर था, प्रयाग था या वाराणसी था? क्या था? ध्यान रखना है। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? वर्धन वंश का शासक था। वर्धन वंश, यह वर्धन वंश का शासक था। ठीक है, अनूप पटेल जी, भैया भैया गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको। ठीक है, वर्धन वंश का यह शासक था। तो प्रश्न यहां से आता है कि इसने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थापित की? ध्यान रखना है, जब गुप्त वंश चल रहा था, गुप्त वंश जब चल रहा था तो गुप्त वंश के समय मगध जो था, मगध और मालवा, ये दोनों सत्ता के केंद्र हुआ करते थे। उत्तर भारत में मगध और मालवा ये सत्ता के केंद्र हुआ करते थे। ये उस गुप्त काल की बात हो रही है। लेकिन जब गुप्त काल का जब पतन धीरे धीरे होता, गुप्त काल समाप्त होता है, तो पहली बार स्थिति ऐसी आती है जब हर्षवर्धन शासक बनता है। हर्षवर्धन के शासन काल में फिर से जो गुप्त काल के अंतर्गत मगध और मालवा का स्थान था, वही स्थान हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज का हो गया। कहां हो गया? कन्नौज। पहले वर्धन वंश की हम बात करते हैं, तो वर्धन वंश में जब हर्षवर्धन शासक बनता है तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की। और यही कन्नौज को उत्तर भारत का उसने क्या किया था? सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी रूपों में उसने क्या किया था? एक केंद्र के रूप में स्थापित किया था, इसी कन्नौज को ही। लास्ट में हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती बाद में, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी लागू होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है, जिसके अंतर्गत पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा आपस में युद्ध किया जाता है। बाद में प्रतिहार वंश की उसमें क्या होती है? सर्वोच्चता स्थापित होती है। इसी कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, इसी कन्नौज पर अपने को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए, जो पहली बार दक्षिण भारत का एक राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश था, जो उत्तर भारत के जो राजनीतिक थे उसमें वह हस्तक्षेप करना शुरू करता है। तो इस सबको जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक में है उसमें हम त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। आंसर आपका क्या हुआ यहाँ पे? हर्षवर्धन, कन्नौज। क्या आंसर है? कन्नौज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वल्लभाचार्य किसकी भक्ति का गान प्रचार किया करते थे? अभी बात है, वल्लभाचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य कौन थे और इन्होंने किसकी भक्ति का इन्होंने ये गान प्रचार करते थे? वल्लभाचार्य की अगर हम बात करते हैं तो मूल रूप से ये वल्लभाचार्य मूल रूप से ये कहां के थे? तेलंगाना के थे। तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार के थे। परिवार से थे। लेकिन इनका जन्म और मृत्यु दोनों इनका कहां हुआ था? मृत्यु दोनों काशी में हुआ था। कहां पर? काशी में।
इनका जन्म भी काशी में हुआ था, इनकी मृत्यु भी काशी में हुई थी। अब बात आती है कि वल्लभाचार्य ने कौन से मत का प्रतिपादन किया, इनका मत क्या था? बताइए भाई, इनका मत क्या था? किस मत का इन्होंने प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने? तो वल्लभाचार्य का जो मत, कौन सा मत था? शुद्ध द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतावाद मत का प्रतिपादन किया था। जैसे अगर हम शंकराचार्य की बात करते हैं, शंकराचार्य ने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य की बात करते हैं, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की बात किया था, इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद की बात किया था। माधवाचार्य की बात करते द्वैतवाद की बात किया था। तो ये चीजें क्या है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे भक्तकाल उसमें अलग से पढ़ेंगे, तो ये इनका जो मत था शुद्ध द्वैतवाद का मत था। ठीक है, इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया, पुष्टि मार्ग का प्रचार किया था। और ये ज्यादा से ज्यादा किससे ज्यादा प्रभावित थे? ये कृष्ण से ज्यादा प्रभावित थे। ये वृंदावन गोकुल इन सब क्षेत्रों पर टहलते रहते थे और किससे प्रभावित थे? कृष्ण से। और कृष्ण के गान का इन्होंने क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। ईश्वर भक्ति में इन्होंने कृष्ण को सहाय किया था, कृष्ण। ठीक है, ये दक्षिण भारत में विजय, जो महान विजयनगर सम्राट था, और विजयनगर सम्राट के शासक का था एक नाम था, क्या नाम था? तुलु वंश का शासक था कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। इनके भी दरबार से ये संबंधित थे। इनके भी दरबार में ये गए थे। ठीक है, कौन? वल्लभाचार्य। यहां से इनसे भी क्या है, प्रश्न आपका पूछता है, आंसर आपका क्या हुआ? कृष्ण यहां पर होता है। ठीक भैया जी, आंसर आपका क्या है? कृष्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? प्रश्न ये सिंपल सा प्रश्न है, सब बता सकते हैं, आप लोग भी आंसर देते रहिए। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया हुआ था? तो किसके दरबार में आया था? पुष्यमित्र, पुष्टिमार्ग, जी जी पुष्टिमार्ग, ठीक। किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये सबको पता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 305 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के मध्य में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। यूनानी था, जो सिकंदर का सेनापति रह चुका था सेल्यूकस निकेटर, और सिकंदर के जीते हुए भागों का वह क्षत्रप के रूप में नियुक्त हुआ था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ। पराजित कौन हुआ? पराजित हुआ सेल्यूकस। जब इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ तो 305 ईसा पूर्व में, 303 ईसा पूर्व में एक संधि होती है, और उस संधि के अंतर्गत, इसी संधि के अनुसार उसमें क्या हुआ? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त से किया। और चंद्रगुप्त ने उसको क्या दिया था? 5 राज्य, चार राज्य अफगानिस्तान के, जो काबुल, मकरान, हेरात, ये सब जो उस समय जो प्रमुख राज्य थे, उनको उसने दिया था। किसको सौंपा था? और 500 हाथी सेल्यूकस को दे दिया था। इसी की युद्ध के बाद 303 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में, किसके रूप में? राजदूत के रूप में कौन आया था? मेगास्थनीज आया। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला, या कहा जाए भारत आने वाला, यह प्रथम विदेशी राजदूत था। अगर कभी कभी पूछ ले जाए भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत कौन था, तो भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरी चीज, इसकी एक पुस्तक है, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है। इस पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका।
हालांकि ये अपने मूल रूप में नहीं रह गई। बाद में स्ट्रैबो, प्लिनी, कई लोगों ने मिलकर इसको क्या किया था, व्यवस्थित किया था। तो इसमें इसी इंडिका पुस्तक में उस समय के मौर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक भैया, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, आगे चलते हैं। आंसर आपका क्या है इसमें, चंद्रगुप्त। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म में किसकी हिमायत करता है, मतलब बौद्ध धर्म किस मार्ग पर चलना ज्यादा चाहता है? जी जी, इंडिका। ठीक, चलिए, तो यहां पर अगर देखा जाए, बौद्ध भगवान बुद्ध का एक सिद्धांत हुआ करता था, वो हमेशा मध्यम मार्ग अपनाते थे, न बहुत ज्यादा अति बात करते थे, न बहुत ज्यादा निम्न की बात करते, मतलब कहने लगे वो हमेशा मध्यम मार्ग की बात करते थे। तो इसलिए बौद्ध धर्म को मध्यम मार्गी भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म को मध्यम मार्गी भी कहा जाता है। आंसर आपका क्या हुआ, मध्यम मार्ग। ठीक है, भारत सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय कौन था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इसके क्रम में पूछे जाते हैं, हम इसको क्रम से लगा देते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगाली आया, पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं, पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, डचों के बाद कौन आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, और ब्रिटिशों के बाद कौन आते हैं, बीच में एक नाम आता है डेन, डेन का नाम आता है, और डेन के बाद आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, ये इनका क्रम है। अक्सर ये क्रम पूछा जाता है कि यूरोपियों को, कंपनियों को भारत आने का क्रम क्या है, तो क्रम ये आपका यही है। सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, जो पुर्तगाली नाविक था, वो केरल के कालीकट तट के कप्पड़ाबू बंदरगाह पे पहली बार उतरा, वहां पर उतरा हुआ था। ठीक है, तो बाकी हम लोग यूरोपीय कंपनियों की बात करें, इसको अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे। आंसर क्या सही हुआ, पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगाली। वेरी गुड। चलिए, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? प्रश्न ये है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? और जयपुर अक्सर लोग घूमने खूब जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पिंक सिटी है कि नहीं? तो पिंक सिटी क्यों उसका नाम पड़ा, कोई बताएगा? पहले तो एक संस्थापक इसका आंसर बताइए, उसके बाद ये बताइए कि जयपुर का नाम पिंक सिटी क्यों रखा गया, कारण क्या था? सवाई राजा जयसिंह। वेरी गुड। आंसर तो सही भाई, आंसर तो एकदम सही है, लेकिन अब आपको ये बताना है कि इसको पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। बताइए जल्दी। चलिए बताएं। ठीक, ध्यान रखना है, आंसर तो आपका सबका सही है। कौन है? जयसिंह। जयसिंह को सवाई की जो उपाधि दी थी, ये फर्रुखसियर ने दी थी। किसने दिया था? मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने इनको, जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। ठीक है, ये कहां के शासक थे सवाई जयसिंह? ये थे अजमेर के शासक, अजमेर के शासक थे ये। इन्होंने ही 1722 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की थी, जयपुर की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वच्छता के कारण। अब स्वच्छता क्या है, इसका मतलब केवल जयपुर शहर में ही है भाई, और भी जगह स्थानों पर स्वच्छता हो सकता है क्या भाई? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया है? आंसर बताइए फटाफट, करंट का है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम इसकी बात कर लेते हैं, जय इनसे संबंधित सवाई जयसिंह की बात, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि क्यों उसको पिंक सिटी कहा जाता है। सवाई राजा जयसिंह जो थे, ये खगोल वैज्ञानिक के रूप में भी इनको याद किया जाता है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 5 स्थानों पर इन्होंने खगोली
पर्यवेक्षणशाला पर्यवेक्षणशाला स्थापित किया था। ठीक है, कौन कौन से स्थान है वो पांचों? आपका बनारस एक काशी कह सकते हैं, जयपुर ऑलरेडी था ही, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। ये बहुत पूछा जाता है कौन कहां पर इन्होंने पर्यवेक्षणशाला स्थापित किया था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, वेरी गुड, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। तो आपके यहां ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या बन रहे हैं। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया था? फर्रुखसियर ने दिया था। ये कहाँ शासक थे? अजमेर के शासक थे। 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की थी और इन्होंने 5 स्थानों पर खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, जो खगोल विज्ञान को या खगोल को जानने के लिए इन्होंने स्थापित किया था। और इसके लिए ये स्थान कहाँ पे हैं? ये स्थान कौन कौन से हैं? ये स्थान आपके हैं काशी है, जयपुर है, उज्जैन है, मथुरा है, दिल्ली है। इन 5 स्थानों पर इन्होंने इसको स्थापित किया था। अब अगला प्रश्न आपका यही बनता है कि इसको गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है, पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? तो जानने की इच्छुक है आप लोग? बताइए भाई, जानना चाहते हैं इसका मूल कारण क्या था? कमेंट दीजिए, कमेंट बताइए। कमेंट में बताइए, क्या बताएं? चलिए बता ही देते हैं। यह घटना थी 1876 की। 1876 ईस्वी में जयपुर के शासक एक थे, अजमेर के शासक थे जिसका नाम था सवाई राम सिंह। क्या नाम था? सवाई राम सिंह। और इन्हीं के शासनकाल में 1876 ईस्वी में ब्रिटेन के वेल्स के प्रिंस चार्ल्स अल्बर्ट जयपुर आ रहे थे। 1876 में सवाई राम सिंह के शासनकाल में वेल्स मतलब प्रिंस थे, ब्रिटेन में वेल्स नाम का स्थान है, वेल्स के प्रिंस राजकुमार थे जिसका नाम था चार्ल्स अल्बर्ट। वो भारत आ रहे थे, जयपुर आ रहे थे और उन्हीं के स्वागत में इन्होंने क्या किया, राम सिंह ने क्या किया, पूरे जयपुर शहर के जितने भी मकान, जो भी चीजें, सबको गुलाबी रंग से उसको रंगवा दिया। गुलाबी रंग ये माना जाता था कि उस समय मेहमान नवाजी का एक प्रतीक के रूप में था, मेहमान नवाजी के प्रतीक के रूप में था। उन्होंने उसी समय उसको क्या किया था, पूरा रंगवा दिया था। इसी कारण उसी के बाद से लगातार जो भी घर ज्यादा घर पे गुलाबी रंग से वहां पर बनाए जाने लगे। और जब गुलाबी रंग से बनाए जाने लगे, वही तभी से प्रथा बनती चली आई, उसी को तभी से गुलाबी शहर के रूप में या पिंक सिटी के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, इसका मूल कारण ये था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, चगताई तुर्क जो है पिता के पक्ष से बाबर चगताई था, चगताई तुर्क था। ठीक है, तैमूर के वंशज से जोड़ता था अपने को। किससे जोड़ता था? तैमूर के वंशज से जोड़ता था, तो बाबर चगताई तुर्क था। तो यहां पे लेकिन माता के वंशज से वो मंगोल से जुड़ा हुआ था, मंगोलों से संबंधित था, इसलिए उसने माता के नाम का प्रयोग करके मुगल कहा, मुगल जो शब्द जोड़ा। ठीक है, क्या शब्द जोड़ा? मुगल शब्द जोड़ा। तो चगताई तुर्क कौन हो गए? मुगल हो गए। ऑप्शन में आपका क्या है? मुगल है। ठीक है, आंसर सी आपका राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, सबका आंसर सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर को किसने बनवाए थे? सतरथ मंदिर, इसकी बात होती है। तो ये कहां पे है? बात आती है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। इनको एक नाम दिया जाता था महामल्ल कहा जाता था।
इन्होंने महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों को बनवाया था, जिसमें कुल कितने थे? 8 रथ मंदिर थे। 8 रथ मंदिर थे। इनको क्या कहा जाता था? सप्त रथ कहा जाता था, या सप्त पगोडा कहा जाता था। सप्तरथ मंदिर या सप्त पगोडा कहा जाता था। तो किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो रथ मंदिर किससे संबंधित हो गए? पल्लवों से, कांची के पल्लवों से। पल्लवों की राजधानी कहां थी? कांची। ये सब प्रश्न आपके यहां से उठते हैं। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? कल हम लोग इसको क्लियर कर चुके थे। आज फिर एक बार वही प्रश्न सेम आ गया है। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया था? 1333 ईस्वी में। कहां से आया था? उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को से आया था। मोरक्को देश से आया था। कहां से आया था? मोरक्को से आया था। और यहां पर दिल्ली में इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में किस पद पर रखा था? काजी के पद पर नियुक्त किया। और इसकी जो पुस्तक है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? रहला है। और रहला किस भाषा में है? ये आंसर आप देंगे। रहला किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है, इसको आप बताएंगे। ठीक भाई, फटाफट बताइए आंसर। रहला पुस्तक किस भाषा में है? फटाफट बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सायण वेदों पर इन्होंने टीका लिखा था, तो किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा। वेरी गुड। किस भाषा में है रहला? अरबी में है। वेरी गुड। ठीक है, तो किस भाषा में लिखा था इन्होंने? संस्कृत पे। वेदों के अंतिम और महत्वपूर्ण जो भाष्यकार थे, उनका नाम था सायण। ये विजयनगर में हरिहर और बुक्का के शासनकाल से संबंधित थे। और बड़े लंबे समय तक वो वहां पर जुड़े हुए थे। लगातार वहां के अमात्य के रूप में, वहां पे कुछ सेनापति के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था। किसने किया था? सायण ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य से ये जुड़े हुए थे। इन्होंने इनकी वेदों की सबसे स्पष्ट जो महाभाष्य माना जाता है, सबसे व्यवस्थित महाभाष्य माना जाता है, वो सायण के द्वारा ही माना जाता है। और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने किया? सबको पता होगा। किसके समय में? गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा इसको किया गया था। और यहां पर ये माउंट आबू कहां है? माउंट आबू राजस्थान में है। राजस्थान के सिरोही जिले में है। सिरोही जिले में है। यहां 5 जैन मंदिरों का समूह है। कितने? 5 जैन मंदिरों का समूह है। पांच जैन मंदिरों का यहां पर समूह है। कहां पर? माउंट आबू में। ठीक भैया, तो आंसर आपका क्या सही हुआ? किस आंसर का? अच्छा सी, वेरी गुड। सी किसका है? सोलंकी वंश। कौन शासक कहां के थे लोग? गुजरात के थे। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी कहे जाते हैं, या सोलंकी। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी कहे जाते हैं। तो इनका जो इन्हीं के शासनकाल में इसका माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था। यहाँ पे जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है वो किसकी है? प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ। किसकी? ऋषभ देव की मूर्ति है। और उनकी जो आंखें मानी जाती हैं किससे? हीरे से लगी हुई है। ठीक है, कभी अगर मौका मिले तो माउंट आबू में आप जाके घूम आइए। ठीक भैया, चलिए अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से
संबंधित नहीं है। यहां पूछा कौन सा स्थल ऐसा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध महायान शाखा का था, महायान शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। और ये यहाँ महायान किसे से, बौद्ध धर्म की शाखा थी, ठीक है। उसके बाद सारनाथ, आपको पता है बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, या उसी को कहते हैं बुद्ध ने प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। बोध गया में इनको क्या था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये तीनों स्थल किससे संबंधित हैं, तीनों स्थल किससे संबंधित हैं, तीनों स्थल बौद्ध धर्म संबंधित है। सोमनाथ बौद्ध धर्म संबंधित नहीं है, यहां पर शिव मंदिर है, शिव मंदिर है। सोमनाथ शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसको मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था, ठीक है। अगला प्रश्न, तुर्के चहलगानी, तुर्के चहलगानी कौन थे? 40 तुर्क सरकारों का यह एक समूह हुआ करता था। इसकी स्थापना किसने किया था, इसका संगठन? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इसको समाप्त किसने किया? यह स्थापना किया था, यह संगठन किया था इसका। और समाप्त किसने किया था? समाप्त बलबन ने किया था। समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था। तो राइट आंसर वी, वेरी गुड। राइट आंसर क्या है? वी, मयंक चौधरी जी, राइट आंसर वी, वेरी गुड, ठीक है। अगला प्रश्न, आज के प्रश्न आपको बहुत टफ नहीं मिलेंगे, आज के प्रश्न अब आपको सिंपल ही मिलेंगे, लगभग प्रश्न आप सब जानते रहेंगे। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृत का उदय हुआ? क्या मतलब हड़प्पा जो खुदाई होती है, जो हड़प्पा के अवशेष किस भाग में प्राप्त होते हैं? हड़प्पा किस भाग में जो खुदाई होती है, जब किस भाग में प्राप्त होते हैं, तो किस भाग में प्राप्त होते हैं? वो उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमोत्तर प्रांत जिसको कहते हैं, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, क्षेत्र। भारतीय कहने मतलब यहाँ पे पाकिस्तान का भाग, पाकिस्तान का भाग रहता है। यहाँ पर क्या है, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं, भारत के क्षेत्र, भारत के सारे पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे जो भी असर हड़प्पा के प्राप्त हुए हैं वो वहीं से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर आपका क्या हुआ? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध तो हम बता ही रहे हैं, आप लोग को प्रथम और क्या करना है? तृतीय बताना है। कमेंट में आप प्रथम और तृतीय बताइएगा, द्वितीय तो मान लीजिए बताया ही जा रहा है, बताइए फटाफट। चलिए, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 हुआ था। किसके किसके मध्य? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और इसी के बाद अकबर गद्दी पर बैठता है, दिल्ली और आगरा पर उसका अधिकार होता है, और तब से मुगल वंश की अस्थायी रूप से स्थापना होती है, ठीक है। प्रथम युद्ध की बात करते हैं, प्रथम की हम बात कर लेते हैं, सबको पता होना चाहिए। प्रथम युद्ध कब हुआ था? कमेंट में बताइए भाई आप लोग, प्रथम युद्ध कब हुआ था? फटाफट दीजिए आंसर। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 में बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच, लोदी के मध्य। तीसरा जो हुआ था, तीसरा किसके बीच हुआ था? 14 जनवरी को हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ये तीनों युद्ध आपके पानीपत के युद्ध हैं और ये बहुत पूछे जाते हैं। जी जी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक भैया। चलिए अगला प्रश्न, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थापित की गई? या स्थानांतरित है, स्थानांतरित की गई, स्थानांतरित की गई। भारत की राजधानी नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली
कब स्थानांतरित की गई, यही प्रश्न है आपका। फटाफट बताना है। सन आपका देखिए एक है, आपको डेट के विषय में पूछा जाएगा, डेट ही आपको ध्यान रखना है। कब की गई थी? तो 6 फरवरी को घोषणा हुई थी और उसका उद्घाटन हुआ था 13 फरवरी 1931। ठीक है, अंतिम आंसर आपका सी है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, वो तो वहां से पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली बनाने की बात पूछा है। भारत की राजधानी कलकत्ता से और दिल्ली कब स्थापित की गई थी, तो उसकी जो घोषणा हुई थी, घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई थी दिसंबर 1911 में, जब ब्रिटेन के इंग्लैंड के जो शासक थे जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे, तो उन्हीं के उस पे इसमें घोषणा हुई थी। और बनी कब थी? बनी थी दिसंबर 1912 में। तो दिसंबर अगर पूछा जाए बनी कब, तो बनी दिसंबर 1912 में, और घोषणा जो की गई थी वो 1911 में की गई थी। ठीक है, आंसर आपका ये सर। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो सबको पता है कौन है? कालिदास हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। भास ने कौन सी पुस्तक लिखी है? स्वप्नवास दत्ता। कौन पुस्तक लिखी है इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है? दत्ता इनकी पुस्तक है। बाणभट्ट किसकी पुस्तक की, कौन सी पुस्तक है? हर्षचरित। और एक पुस्तक है कादंबरी, इनकी पुस्तक है। विशाख दत्त की पुस्तक पता ही है सबको, मुद्रा राक्षस। और एक इनकी और पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, मुख्य रूप से ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, कालिदास की तो पुस्तकें आप लोगों को सबको पता ही है। ठीक भैया, आगे बढ़े। चलिए, प्रश्न है कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? जी हर्षचरित जी, किसकी पत्नी थी? ध्यान रखना है, कुमार देवी गुप्त शासक प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। किसकी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो था 319 ईस्वी में गुप्त सम्राट बना था, गुप्त सम्राट बना। और यह प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण की थी। और जो अभी आप लोगों ने बताया था गुप्त सम्मत की बात किया था, तो इसी 319 ईस्वी में इसने एक नया सम्मत चलाया था जिसे गुप्त सम्मत कहते हैं। गुप्त सम्मत इसी ने चलाया था। ठीक है, इसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। किससे हुआ था? कुमार देवी। इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, इसको नहीं, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है क्योंकि यह कुमार देवी का पुत्र था समुद्रगुप्त। ठीक है, और ये लिच्छवी की थी। ठीक भैया, क्लियर है? ठीक। अब इसके साथ साथ इसी समय, इसी विवाह के उपलक्ष्य में, जब इसने विवाह किया था, इसी विवाह के उपलक्ष्य में गुप्त शासकों में पहला शासक ये था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के? सोने के सिक्के जारी किए थे। और सोने के सिक्कों में इसने एक नाम दिया था। किस प्रकार का सिक्का? विवाह प्रकार का सिक्का। किस प्रकार का सिक्का? विवाह प्रकार, या इसे राजा रानी प्रकार का सिक्का कहते थे। प्रकार का सोने का सिक्का जारी किया। सोने का सिक्का इसने जारी किया था। ठीक भैया, विवाह प्रकार का या राजा रानी प्रकार का सिक्का इसने जारी किया था और प्रथम गुप्त शासक हुआ जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक, बात समझ में आ रही है क्या भाई? बताइए, आंसर दीजिए। आप लोग बताइए, मैटर क्लियर हो रहा? आंसर क्लियर हो रहा आप लोगों को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 संस्कारों का उल्लेख, उन 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है? 16 यस वेरी गुड।
16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है? तो आपको यहाँ पे 16 संस्कारों की बात देखनी है। 16 संस्कारों को आपको यहाँ पे देखना है। सोलह संस्कार की हम बात करते हैं। आंसर आपको हम दे रहे हैं। आंसर आपका क्या है इसमें? ए। किस क्रम में आता है? वेरी गुड, आप लोगों का भी आंसर आ रहा है ए। वेरी गुड, ठीक है। तो थोड़ा सा फटाफट संस्कारों का नाम लिख लेते हैं। कुल 16 संस्कार कौन कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, सीमांतोन्नयन, जात कर्म। उसके बाद क्या है? नामकरण होगा। नामकरण, देखिए आज नाम बता रहे हैं, बाकी जब हम लोग इसको टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोग एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नामकरण, बच्चे का नामकरण हो गया। नामकरण के बाद क्या कौन से कार्य होता है? उसके बाद निष्क्रमण, निष्क्रमण। सातवां क्या है? अन्नप्राशन। सातवां क्या है? अन्नप्राशन, मतलब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन के बाद कौन सा संस्कार आता है? अन्नप्राशन के बाद चूड़ाकर्म, बच्चे को पहले चूड़ा किया जाता है, चूड़ाकर्म होता है, चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म हो गया। चूड़ाकर्म के बाद कौन सा आता है? कर्णवेद, मतलब कान को छेदा जाता था, कर्णवेद, कर्णवेद। इसके बाद आ जाता है विद्यारंभ, और तब आपका आता है उपनयन। कौन सा आता है? उपनयन संस्कार आता है। और उपनयन संस्कार के बाद फिर कौन सा आता है? वेदारंभ, वेदों को पढ़ने की बात होती है। फिर 12वां क्या आ गया? वेदारंभ। तेरहवें क्रम पे कौन सा आता है? 13वें क्रम के अंतर्गत कौन सा आ जाता है? 13वें में केशांत, मतलब केस को बना दिया जाता है, केस समाप्त कर दिया जाता है, मतलब बाल छिलाए जाते हैं, मुंडन संस्कार इसे कह सकते हैं, तो केशांत। 14वां क्या है? स्नातक, सॉरी क्या क्या है? समावर्तन। समावर्तन में को ही इसमें एक नाम और दिया जाता है, स्नातक का, समावर्तन, इसी को स्नातक भी कहा जाता था। और 15 क्या है? विवाह। और 16 क्या है? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि। टोटल कुल कितने संस्कार हुए? कुल टोटल 16 संस्कार हुए। आंसर आपका क्या हुआ? ये 11वें क्रम पर उपनयन आता है। निम्नलिखित किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो सबको पता है इसमें गुरु गोविंद सिंह के समय में। गुरु गोविंद सिंह के समय में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? सिखों को एक सैनिक प्रशिक्षण दिया, और सैनिक प्रशिक्षण के साथ साथ इन्होंने, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, आज आप लेट हैं, टाइम पे 1 बजे से सब जुड़ जाया करिए, ठीक है। हम पूरा प्रयास करते हैं 1 बजे से क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक भैया। तो यहां पर किसने ये भगवती सूत्र, नहीं शिवानी, ये भगवती सूत्र और उसकी बात यहाँ पे नहीं, क्योंकि भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म 16 संस्कारों की बात नहीं करता, ठीक है। जैन धर्म 16 संस्कारों की बात नहीं करता। आपके दिमाग में 16 महाजनपदों की बात आ रही होगी, तो 16 महाजनपद की बात करता है, ठीक भैया। चलिए, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है? गुरु गोविंद सिंह, यहाँ पे आंसर सही हुआ, गुरु गोविंद सिंह आंसर सही है। और गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से कई युद्ध भी लड़े थे, गुरु गोविंद सिंह को राजा की उपाधि औरंगजेब ने ही दिया था, ठीक है। तो ये सब कहानी जब हम लोग उसको सिखों को पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह। चलिए देखिए भाई, थोड़ा सा
बीच में हमारे यहाँ जो कोर्स चल रहे हैं, कोर्स में हम लोगों ने यूपी टेट 2026 के लिए प्राइमरी लेवल के लिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे बैच लॉन्च किया है। जिसको भी आपके परिचित, आप लोगों में किसी को भी अगर जिसको भी क्लास लेनी है, आप यहाँ पे आके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यही क्या कहते हैं, द स्मार्ट विजन क्लासेज का ऐप है। ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद क्या है, आपको सारी क्लासेज उसी पे मिल जाएंगी फ्री ऑफ कास्ट के रूप में। और ये इसलिए क्योंकि हमारा ये पहला बैच था। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग और अन्य कोर्स को धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक भैया, प्राइमरी के साथ जूनियर लेवल भी आपको मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक, और जिसको ज्वाइन करना प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों भी बैच आपको ज्वाइन, बाकी जो भी जानकारी लेनी होगी आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असम, चटगांव और पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये थोड़ा सा आपको, जब तक आप डिटेल न पढ़े हो, अच्छी तरीके से न पढ़े होंगे, तो शायद इसको पकड़ने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहां पर कौन सा मुगल सेनापति है, तो यहां पे दो नाम उठते हैं, दोनों को क्लियर कर देते हैं। हाँ देखिए, एक ऑप्शन आ गया मीर जुमला और एक ऑप्शन आएगा शाइस्ता खां, दोनों नाम आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब के समय की घटना है। औरंगजेब के समय का पहला जो आक्रमण हुआ था, औरंगजेब के समय पहला जो आक्रमण करने, पहले जो सैनिक अभियान हुआ था, वो सैनिक अभियान किसके समय में हुआ था, वो मतलब कहां से शुरुआत हुआ था? वो सबसे पहले शुरुआत कहां से हुआ था? ये हुआ था असम से, असम से हुआ था। इसने जो सैनिक आक्रमण शुरू किया असम से ही प्रारंभ किया। लेकिन बात यहाँ पे आती है, यहाँ पे बात आती है कि इन दोनों में हम किसको माने, बात यहाँ पे आती है। अब घटना समझ लीजिए, आपको भी क्लियर हो जाएगा किसको माना जा सकता है। ठीक है, पहली चीज, जिस समय औरंगजेब ने आक्रमण किया तो किसके नेतृत्व में किया? मीर जुमला के नेतृत्व में किया। मीर जुमला के नेतृत्व में आक्रमण किया। इसने वहां के एक शासक थे, असम के शासक थे जयध्वज को इसने पराजित किया और पराजित करने के बाद उनसे कुछ किया गया, टैक्स, कुछ चीजें प्राप्त किया। लेकिन मीर जुमला की 1663 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1663 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद 1663 में शाइस्ता खां को बनाया जाता है बंगाल का सूबेदार। ये बंगाल के सूबेदार मीर जुमला भी था, बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। और इसी के बाद फिर शाइस्ता खां अभियान करता है। तो शाइस्ता खां यहाँ पर भी, असम के क्षेत्रों पर भी, और उसके साथ साथ एक नाम यहाँ पे है चटगांव। चटगांव ध्यान रखिएगा, चटगांव पर भी शाइस्ता खां ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। तो असम और चटगांव दोनों की बात आई, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका क्या यहाँ पे सही आएगा? वो शाइस्ता खां। आपको ध्यान रखना, ये घटना यही थी, घटना यही थी। और यही घटना के अंतर्गत फिर लास्ट में शाइस्ता खां आंसर आप लोग जब लगाइएगा तो शाइस्ता खां लगाइएगा। क्योंकि अगर बात करें मीर जुमला चटगांव से जुड़ा हुआ, चटगांव के विषय उसने कोई आक्रमण नहीं किया था, उसने आक्रमण किया था सीधे असम की तरफ। ठीक, चलिए, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब एक शायर थे, ये उर्दू के कवि हुआ करते थे। और मिर्जा गालिब का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म आगरा में हुआ था। कहां पर? आगरा में। इन्होंने 1857 का जो विद्रोह था, उस विद्रोह को इन्होंने आंखों देखा, हाल मतलब आंखों से देखा था। आंखों से देखने मतलब उस समय थे। सुनाया था। अब ये किसके समय के थे? ये बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह जो जफर उपनाम से कविता लिखता था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसके साथ में इसके दरबारी कवि के रूप में थे, इसके दरबारी थे, इसके दरबारी थे इन्होंने। जी वेरी गुड, आंसर क्या है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है। पहली भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष,
पहली भारतीय की बात करते हैं, कांग्रेस महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और कब हुई थी? वो 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में ये हुई थी। अगर पूछा जाए पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, तो पहली महिला की बात करेंगे तो एनी बेसेंट आ जाएंगे। एनी बेसेंट 1917 मद्रास, एनी बेसेंट का नाम आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, 1773 के रेगुलर एक्टिंग एक्ट के द्वारा सीमित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था? 1773 के रेगुलर एक्टिंग एक्ट के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, इसी एक्ट के अंतर्गत 1773 के एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल शब्द जोड़ दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और इसी में उसकी सहायता के लिए उसकी कार्यकारिणी परिषद गठित की गई जिसमें 4 सदस्य शामिल थे। उसकी कार्यकारिणी परिषद की गई जिसमें 4 सदस्य शामिल थे। चारों कौन कौन से थे, वो चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है। कौन कौन से थे? मानसन उसमें शामिल था, क्लेवरिन शामिल था और वर्वेल शामिल था, और एक नाम आता है फिलिप फ्रांसिस। मानसन, क्लेवरिन, वर्वेल, फ्रांसिस, ये यहां पे ऑप्शन में आपको 3-4 मिल गए हैं, यहां पूछा नहीं तो ये फिलिप फ्रांसिस है। फिलिप फ्रांसिस है। ये आंसर चारों सही है, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है जो न है, इसमें चारों सही हैं। ठीक भैया, इसमें चारों आंसर सही हैं। ये चारों यही थे, मानसन, क्लेवरिन, वर्वेल और फ्रांसिस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, किताबुल हिंद का लेखक कौन था? पता ही है, किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी था। इसका जन्म खीवा में हुआ था 973 ईस्वी में, खीवा में हुआ था। ठीक है, महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया था। यह किसकी सेना के साथ? महमूद गजनवी की सेना के साथ यह भारत आया था। इसने उस समय तत्कालीन भारत के जो उस समय राजनीतिक, आर्थिक, इन सबके इतिहास के विषय में अपनी पुस्तक में लिखा। दूसरी चीज, यह प्रथम मुस्लिम था जो भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। कौन किया था? अल-बरूनी ने किया, और उसकी जो पुस्तक है किताबुल हिंद, इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, चलिए आंसर आपका भी वेरी गुड, सबका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर संज्ञा दी? तो फ्रेडरिक वी फिशर ने इसको प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। देखिए सूची मिलाना है, इसमें है इधर एक व्यक्तियों का नाम, इधर उनकी पत्नियों का नाम है, तो फटाफट आप मिला सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, बस अब आपके 15-16 क्वेश्चन और होंगे बस। हाँ, 62 के आसपास क्वेश्चन टोटल है। ठीक भैया, चलिए देशबंधु चित्तरंजन दास, इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी थी बसंती देवी। लाला लाजपत राय की पत्नी क्या नाम था? राधा देवी। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू की पत्नी का क्या नाम है? स्वरूप रानी। ठीक है, क्या नाम है? स्वरूप रानी। ठीक है, आंसर क्या सही हुआ? आंसर क्या है? अब इसको आप कूट में मिलाइए तो ए का 4 देखिए किसमें है? ए का 4 इसी में है, बी का 3 भी है, सी का 1 भी है, और ये तो आंसर बी आपका सही, राइट आंसर। ठीक भैया, चलिए
प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था, तो सबको पता होगा। कहाँ रहेगा? मचान मंदरा कंदरा है ये, कंदरा, झोपड़ी, इन सभी में रहता था। इन सभी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहां पर थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहां पर थी? मौर्यों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, बाद में जिसको वर्तमान जिसको आप पटना कहते हैं, यही पटना पाटलिपुत्र जो थी वो क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। ठीक भैया, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। किस क्वेश्चन का आप लोग भाई डी बता रहे हैं आंसर? थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन नंबर बताइए। 39 का डी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी प्रयाग कहां थी? अच्छा सॉरी, बी वाले सही हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न, कौन गुप्त शासक नहीं था? यह भी पूछा गया है। रामगुप्त और समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और समुद्रगुप्त का पुत्र था। ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। कौन? चंद्रगुप्त, इसको द्वितीय सेकंड है ये। पुत्र, इसमें से तीनों आपके गुप्त शासक थे। देवगुप्त गुप्त ये नहीं था गुप्त शासक। आंसर क्या हुआ? डी। अश्वघोष का संबंध किस शासक से था? कल भी हम इस पे चर्चा किए थे। अश्वघोष किससे संबंधित था? कुषाण शासक कनिष्क के समय का, कनिष्क के राजकवि के रूप में थे, राजकवि थे। ठीक है, अश्वघोष जो थे इन्होंने संस्कृत में बौद्ध पुस्तक बुद्ध चरितम की रचना की थी। इन्हीं के समय पहली बार जो बौद्धों की जो भाषा, अभी तक बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा में मिलते थे, अब बौद्ध ग्रंथ की भाषा मिलने लगे। ये बुद्ध चरितम इन्होंने संस्कृत भाषा में पहला व्यक्ति ये थे जिन्होंने संस्कृत भाषा में इसको लिखा था। ठीक है, तो कनिष्क के राजकवि के रूप में कनिष्क से संबंधित थे। ये चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष भी ये नियुक्त किए गए थे। ठीक है जी भाई, आप लोग क्वेश्चन नंबर भी लिखा करिए, जो डाउट होगा उसको पता चल जाए किस क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर हुआ कुषाणों से। अगला प्रश्न, रामायण किसने लिखी? तो सब बता सकते, फटाफट कमेंट बताइए भाई, फटाफट बताइए रामायण किसकी रचना है? जल्दी बताइए, रामायण किसकी रचना है? सबको पता है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है और ना हम बताएंगे। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ठीक है, आंसर सबको आ जाना चाहिए। वेरी गुड, ए आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा, ये है नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां पर आई थी तो वह क्षेत्रों को जीतने नहीं आई थी, वह क्या आई थी? वह आए थे केवल व्यापार करने के लिए। इसीलिए उसका जो प्रारंभिक नारा था उसका भूभाग नहीं व्यापार, इसका प्रारंभिक नारा था भूभाग नहीं, केवल व्यापार करना ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का साम्राज्य था, शासन था। इसका संस्थापक कौन था? दंतदुर्ग। कौन था? दंतदुर्ग। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां थी? मान्यखेत। मान्यखेत इसकी राजधानी थी, ये राजधानी थी। दंतदुर्ग ने एक यज्ञ किया था जिसको हिरण्यगर्भदान यज्ञ कहा जाता है। हिरण्यगर्भदान यज्ञ किया था, किसने? पूछा भी जाता है हिरण्यगर्भदान यज्ञ किसने किया था, तो हिरण्यगर्भदान यज्ञ किसका था? वो दंतदुर्ग का था। किसका था? दंतदुर्ग। वेरी गुड, आंसर भी सही, सबका सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? दंतदुर्ग। ये भी देखिए सबको पता होगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा मोहन राय ने। कब किया था? 1928 ईस्वी, सॉरी 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की
स्थापना किया था? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड आफ्टरनून पूनम जी, गुड आफ्टरनून। आंसर कौन सा है? डी, राजा राम मोहन राय। देखिए ये आज ये सब क्वेश्चन सॉल्विंग चल रहा है, इसीलिए हम एक एक प्रश्न बहुत समय नहीं दे पा रहे हैं। लंबा प्रश्न भी है और हम लोगों को कंप्लीट भी करना है। उसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब आप प्रश्न उठाइए तो आपको कम से कम एक वीडियो में सारे प्रश्नों के पूरे सोल्यूशन सहित आपको प्राप्त हो जाए। इसीलिए ये चीज़ें दी गई हैं आपको, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रख कर इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बस केवल कुछ ही चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हम लोग टॉपिक को उठाएंगे, टॉपिक को लेकर हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सारे मैटर को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक भैया, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? ये सब देखिए, इस बार ये आज का जो प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न है, सबको याद होगा, कोई ऐसा नहीं कह सकता जिसको न याद हो। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान रखना, कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, सारनाथ, इलाहाबाद। आप लोग भी कमेंट में देते रहिए, आंसर बताते रहिए भैया। जी जी, आंसर बताते रहिए भाई। सुपर ट्रेडर्स जी, आंसर बताते रहिए। बी, लुम्बिनी, वेरी गुड। कपिलवस्तु और लुम्बिनी में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कपिलवस्तु गणराज्य था और कपिलवस्तु के स्थान जो थे वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के। जन्म जो हुआ था, कब हुआ था जन्म? 563 ईसा पूर्व माना जाता है। पिता कौन थे? शुद्धोधन। माता महामाया। और इनके बचपन का नाम? बचपन का नाम सिद्धार्थ। पत्नी कौन थी इनकी? पत्नी कौन थी भाई इनकी? यशोधरा। पुत्र कौन थे? राहुल। पुत्र कौन थे? राहुल। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर सही है, आंसर बहुत बहुत अच्छे। ठीक है, उमेश जी, जी जी, चले जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नाम, हम उस दिन भी आपका नाम पूछे थे, उमेश जी। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, पुत्र कौन थे? राहुल। ये इनका फैमिली बैकग्राउंड हो गया। बाकी इस टॉपिक जो पूरा डिटेल इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बुद्ध चरितम। अभी हमने बताया बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे, पीछे अभी हमने तुरंत बताया था बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? सिंपल सा प्रश्न है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। वहां से जो खुदाई के माध्यम से जो खुदाई हुई है, वहां से कहीं पे भी लोहे के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, और इसीलिए आंसर आपका क्या हुआ? लोहा। सोने के भी मिलते हैं, चांदी के भी मिलते हैं, तांबे के मिलते हैं, इन सब के मिलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के एक नाम और नाम है क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, सभ्यता। ठीक है, 2-3 दिन और आपकी क्लास थोड़ी लंबी इस तरह रहे, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले आप पूरा जितने भी पेपर आए हुए सारे पेपर को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद तब फिर हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। तो आज आपका चौथा पेपर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? जैन धर्म स्वीकार करके किसने संन्यास ले लिया था, यही प्रश्न पूछा गया है। तो हम आंसर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आंसर क्या है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के जो अंतिम समय आने लगा, लगभग तो 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। और 12 वर्षों के भीषण अकाल के कारण, जी वेरी गुड, भीषण अकाल के कारण इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। जैन धर्म स्वीकार किया था। और इसके गुरु कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु इसके गुरु थे। इन्हीं के साथ यह अपने पुत्र बिंदुसार को
शासन सत्ता सौंप कर वो कहाँ चला जाता है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहाँ जाता है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला यहां जाता है। और यहाँ के चंद्रगिरी पहाड़ी थी, बाद में इसका नाम चंद्रगिरी पड़ा चंद्रगुप्त के नाम पे। पहले यहाँ की चंद्रगिरी पहाड़ी जो है वहीं पे वो लंबे समय तक तपस्या करता रहा, मतलब वहीं पे वो रहने लगा। और कुछ लगभग मान चलिए लंबे समय तक करने के बाद इसने एक जैन धर्म में एक पद्धति होती है, एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति, संलेखना पद्धति या इसको संथारा भी कहा जाता है। इसी सिस्टम के द्वारा इसमें होता क्या है, इसमें जो जैनी होते, जो जैन भिक्षु होते थे, वो धीरे धीरे पहले अपने को क्या करते, भोजन को त्यागना शुरू करते थे, फिर धीरे धीरे जल को त्यागना शुरू करते थे। मतलब ऐसी कम करते करते एक समय ऐसा आता था, न भोजन करते थे न जल ग्रहण करते थे, कुछ नहीं। फिर आते आते कुछ समय बाद उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती थी, तो अपने प्राण को त्याग देते थे। इसी पद्धति को कहा जाता संलेखना या संथारा। तो इसी पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया, अपना प्राण त्याग दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन युग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं तो सबको पता होगा, फटाफट लगा लीजिए। क्या कानपुर से 1857 के विद्रोह की बात हो रही है? यहाँ पर 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। कौन नेतृत्व कर रहा है? नेतृत्व कौन करता है? कानपुर से नाना साहब ने किया, सही है। झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया। ग्वालियर पर तात्या टोपे गए। और इलाहाबाद में कुंवर सिंह नहीं थे। ये आपका आंसर यही राइट, प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। लियाकत अली कौन थे? लियाकत अली थे। और कुंवर सिंह कहां पे किए थे? वो जगदीशपुर। जगदीशपुर। जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत रोचक कहानियां हैं इन लोगों से, कुंवर सिंह से, लक्ष्मीबाई से, नाना साहब, तात्या टोपे से, बहुत रोचक कहानी है। कैसे कैसे इन्होंने उस समय नेतृत्व किया, क्या क्या प्रमुख घटनाएं थी, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जगदीशपुर कहां पर है? बिहार में। ये आंसर आपका, तो आंसर आपका डी आंसर आपका सही। जो लोग भी डी दे रहे हैं सबका आंसर सही, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की? अब दागने की बात ऐसा नहीं बंदूक से दागने की बात हो रही है, ठीक है। जैसे पहले गाँव में होता था, जब गाँव में भैंसा या सांड जिसको बोला जाता था, जब उसको छुट्टा छोड़ा जाता था तो उसमें क्या होता था, गरम किसी, चाहे त्रिशूल होते थे, चाहे कोई भी एक इंडिकेशन के लिए गरम करके उसके शरीर पर उसका एक निशान बना दिया जाता था। उस प्रकार उसी को उसका एक चिन्ह हो गया, उसको दागने प्रथा कहते हैं, तो मतलब घोड़े को दागने की प्रथा। तो इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि उस समय जब युद्ध होता था तो 2 घोड़े दिए जाते थे, हर सैनिक को 2 घोड़े दिए जाते थे। एक घोड़े के जब युद्ध होता वो थक जाता था तो सैनिक उसको बदल कर दूसरा घोड़ा लेकर आता था। भाई घोड़ा भी थक जाता है, ठीक है। तो इसी कारण तो कभी कभी क्या होते थे, सैनिक ज्यादा वेतन लेने के लिए घोड़े को बदल बदल देते थे आपस में। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिकों का एक हुलिया, एक ड्रेस कोड तैयार किया, जैसे पहचान में आ जाए कि ये हमारे सैनिक हैं, ठीक है। तो इसको प्रथा शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश, चालुक्य वंश देखिए, वेंगी के चालुक, कल्याणी के चालुक, वातापी के चालुक। यहां पे जो आंसर आपका है वो वातापी है। वातापी, इसको वादामी कहते हैं। और पुलकेशिन प्रथम जो था इसका संस्थापक था वातापी के चालुक्य का। और इसका सबसे प्रसिद्ध शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, जिसका उल्लेख उसके एहोल, मतलब पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश के अंतिम शासक की बात करते, अपराजित वर्मन था। कौन था? अपराजित वर्मन था। संस्थापक कौन था? संस्थापक था सिंह वर्मा। लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए, वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु वास्तविक संस्थापक था। और सबसे प्रसिद्ध शासक की बात की जाए जिस समय पल्लव वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था तो नरसिंह वर्मन प्रथम था। वर्मन प्रथम था,
नरसिंहवर्मन प्रथम ये जो था, ये सबसे प्रसिद्ध शासकों के अंतर्गत वो गिना जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? ध्यान रखना, यहां व्यापारिक अधिकार की बात कर रहा है। अब व्यापारिक अधिकार कहने का मतलब कि जिस समय की एक घटना है जो भी समाप्त किया गया, उसके पहले की हम बात करेंगे तो केवल कंपनी को ही अधिकार होता था। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार होता था कि भारत में व्यापार कर सके। इसके अलावा जो ब्रिटेन की कंपनियां, यूरोप की जो प्रमुख कंपनियां जो ब्रिटेन के अधीन थी, वो यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती थी। इसका ब्रिटेन बड़ा विरोध होता था अन्य कंपनियों के द्वारा, मालिकों के द्वारा। तो जब इसका विरोध किया गया तो इसी कारण ब्रिटेन से एक एक्ट बनकर आया, एक चार्टर एक्ट तैयार होकर आता है, 1813 का चार्टर एक्ट। और उसी चार्टर एक्ट के अधीन या उसी चार्टर एक्ट के तहत यहाँ के इसके एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे दो चीजें अलग हैं। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन मतलब जो चाय बेच ले जाते थे यहाँ से भारत से, उसका व्यापारिक जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था। और चीन के साथ जो व्यापार करते थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बना रहा। ये कब समाप्त हुआ? ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया। ठीक है, तो प्रश्न दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। तो वैसे एकाधिकार अगर देखा जाए 1813 है, चाय और चीन की बात जब आ जाए तो 1833 है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा है। किसके शासनकाल में कौन आया था, ये पूछा है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में कौन आया था? ठीक है, हम विलियम अकबर और विलियम हॉकिंस की बात करते हैं। तो विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, फ्रांसिस्को पिलसार्ट, ये सब किसके समय आए थे? ये सब आए थे जहांगीर के समय, जहांगीर के शासनकाल में आए। इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, रॉल्फ फिंच की हम बात करते हैं। रॉल्फ फिंच अकबर के शासनकाल में आया था। रॉल्फ फिंच जो था ये अकबर के समकालीन था। अकबर के शासनकाल में पहली बार अंग्रेज भारत, उत्तर भारत में आए हुए थे। वो कौन था? स्टीवन स्मिथ। ठीक है, सबसे पहले वही भारत अकबर के शासनकाल में आया था। तो रॉल्फ फिंच जो आया था ये अकबर के समकालीन आया था। एक और नाम आता है विलियम फिंच। विलियम फिंच, जो विलियम फिंच आता है, इसी ने लाहौर जब ये जाता है तो इसी ने जो एक नाम, जो कथा चलती जहांगीर से जोड़कर अनारकली की कथा, ये एक अनारकली की कथा का उल्लेख करने वाला ये पहला व्यक्ति था। कौन? विलियम फिंच। वह वहां पे जाकर अनारकली की कब्र पर गया हुआ था और वहीं पर उसने देखकर तब एक उसके विषय में उल्लेख किया। वही बात क्या है? जहांगीर से वो जोड़ दिया जाता है अनारकली की कथा। ठीक है, सर थॉमस रो इसको गलत ही है क्योंकि जहांगीर के समय में आया था। रही बात मनुची की हम बात करते हैं। वास्तविक रूप से मनुची आया था 1656 में। कब आया था? 1656 में आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शाहजहां के शासनकाल में। लेकिन ऑप्शन में शाहजहां नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है औरंगजेब। लेकिन ये लंबे समय तक औरंगजेब के दरबार में रहा। कुछ समय तो शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के तोपची के रूप में कार्य किया और बाद में धीरे धीरे क्या औरंगजेब से जुड़ गया। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या सही होगा? औरंगजेब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? गुप्त काल के शासक किस धर्म को सबसे अधिक मानते थे? कहने का मतलब ये, वैसे अगर गुप्त काल के शासक जो थे धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। ये जैन धर्म को भी सम्मान दिए, बौद्ध धर्म को भी सम्मान दिए, शैव धर्म को भी और वैष्णव धर्म को भी। लेकिन सर्वाधिक जो इनका विकास हो, सबसे ज्यादा इन्होंने जो ध्यान दिया वो पौराणिक धर्म या वैष्णव धर्म से जोड़कर इन्होंने दिया था। बहुत सारे जो मंदिर बने हुए हैं विष्णु से बने हुए हैं। जब आप देखते हैं, आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो तस्वीरें देखते हैं, कभी देखते हैं गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष मतलब कि कभी आपने तस्वीर देखा होगा कि विष्णु उसमें एक हाथी का पैर मगरमच्छ पकड़ा हुआ है और हाथी कमल का फूल ऊपर किए हैं और विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर क्या है आते हैं उसको बचाने के लिए। ये जो दृश्य बनता है पहली बार गुप्त काल का बना हुआ है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। ये दृश्य गुप्त काल का है और
ये दशावतार मतलब विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जो उल्लेख मिलता है वो भी कहाँ मिलता है, गुप्त काल से ही शुरू होता है। इसमें ये कहाँ मिलता है, देवगढ़ के झांसी जो ललितपुर स्थित में है देवगढ़ मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, वहाँ पे सारे चित्र आपको वहाँ पर गुप्तकालीन मिलेंगे और गुप्तकालीन सभी उसमें चित्रांकन हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, आंसर क्या हुआ, पौराणिक धर्म। चलिए अगला है रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ। तो पहले हम देखते हैं भारत में रेलवे का विकास कब हुआ था। रेलवे पहली बार कब चलाई गई थी, तो 1853 में चलाई गई थी बंबई से ठाणे। कब चलाई गई थी, बंबई से ठाणे। ठाणे मतलब वही थाना, ठीक है। ये लगभग 34 किलोमीटर के आसपास था, वहां पे चलाई गई थी। शासक उस समय कौन, वाइस गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। लेकिन प्रश्न आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछा गया है। आपको ये चीज ध्यान रखना कि रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे 1901 ईस्वी में 1901 ईस्वी में सर थॉमस रॉबर्टसन, सर थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी, ठीक है। और इसी समिति की रिपोर्ट पर या सिफारिश पर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया है। तो प्रश्न यहां से पूछा जाता है कौन सी समिति थी और कौन उसके अध्यक्ष थे। थॉमस रॉबर्टसन उसके अध्यक्ष थे। 1901 में इन्होंने सिफारिश की थी और उसी के आधार पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। ठीक भैया, ठीक भैया। चलिए अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहां पे है, ये सबको पता है। शेरशाह का मकबरा कहां है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में जल के अंदर है, जल के अंदर ही बनाया गया है, ठीक है। जब वहां कभी आप जाएंगे बिहार में, सासाराम जिले में, सासाराम में आपको मकबरा देखने को मिलेगा। जोधाबाई महल, जोधाबाई महल कहां पर स्थित है, ये प्रश्न है। तो जोधाबाई महल की बात करते हैं, ये कहां पर स्थित है, फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने किया था। कहां पे किया था, आगरा से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर। और 1569 से 1584 ईस्वी तक यह मुगलों की राजधानी रही। कौन रहे, मुगलों की राजधानी रही। और फतेहपुर के जितने भी इमारतें बनाई गई हैं, सबसे फतेहपुर के इमारतें जितनी भी बनाई गई हैं, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे सुंदर इमारत जो थी वो जोधाबाई महल थी, ठीक है। यहीं पर बीरबल कोठी, यहीं पर तुर्की सुल्ताना की कोठी, यहीं पर मरियम उज जमानी का महल। मरियम उज जमानी के महल के अंतर्गत क्या है, हनुमान और कृष्ण की मूर्ति प्राप्त होती है। इससे माना जाता था कि अकबर जो था जोधाबाई को, या जो उनकी पत्नी थी, उनको क्या किया था, अपने हिंदू धर्म से जो देवी देवता उनको पूजा करने का क्या किया था, पूरी तरह से व्यवस्था किया था। तो आंसर आपका क्या हुआ, फतेहपुर सिकरी। हमीदा बानो, हमीदा बानो कौन थी, हमीदा बानो अकबर की मां थी। किसकी थी, अकबर की। अब अगर आपको अकबर का पिता पता चलेगा तो पता चल जाएगा कि उसके किसकी पत्नी थी, ठीक है। तो अकबर पिता कौन था, फटाफट बताइए आप लोग, अकबर पिता कौन था। चलिए अगला है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था, हुमायूं। वेरी गुड, हुमायूं वाले आंसर सही है, ठीक है। पता है, मतलब आप लोग पता है कि अकबर पिता कौन था, ठीक। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन में अगर देखा जाए, विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध, नालंदा। तो विक्रमशिला की अभी स्थापना ही नहीं हुई थी, क्योंकि हर्ष के बाद विक्रमशिला की स्थापना हुई थी। तक्षशिला बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय भारत का है और धीरे धीरे ये अपने अंतिम अवस्था में चला गया, ठीक है। यहाँ तक आते आते, हर्ष तक आते थे, ये इसके बस केवल अवशेष ही रह गए। मगध में कोई उस तरह विश्वविद्यालय था नहीं, तो बचा आंसर क्या आपका, नालंदा विश्वविद्यालय। और यही नालंदा विश्वविद्यालय में हर्ष के समकाल, हर्ष के दरबार में आया था चीनी यात्री वेनसांग, और वेनसांग ने भी, वेनसांग यही
नालंदा में आकर रहकर लंबे समय तक क्या किया था, अध्ययन किया था। और जिस समय वह यहाँ पर आया था उसके जो कुलपति थे कौन थे, शीलभद्र थे। कौन थे, शीलभद्र थे। हर्ष ने इसी नालंदा को लगभग 100 गांव दान में दिया था, जिसकी आय जो थी नालंदा विश्वविद्यालय के भरण पोषण के लिए निश्चित की गई थी। ठीक, चलिए आंसर आपका नालंदा, वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं, अकबरनामा। सबको पता है अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने। इसी की एक रचना है, इसी के एक भाग है आईने अकबरी, सॉरी आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी इसी की रचना, मतलब अबुल फजल की ही रचना है। अकबरनामा इसी का, मतलब अकबरनामा का ही तीसरा भाग के रूप में आईने अकबरी है। ठीक भैया, चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। हम लोग लगभग पूरे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है, एक प्रश्न आपका जो कॉमन होता है उसको यहाँ ऐड नहीं किया गया, जो आपके जब आप टीजीटी पीजीटी पेपर देंगे तो उसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, 4 रोग का 4 प्रश्न आते हैं, तो इसलिए यहाँ टोटल 62 प्रश्न आपको यहाँ पे सॉल्व कराए गए हैं। और इसके बाद हम लोग कल इसके पीछे जो परीक्षा हुई थी लगभग 2009 जो है उसके हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। और आप लोग टाइम पे 1 बजे आके आप जुड़ जाया करिए, तो उससे हमको भी प्रोत्साहन मिलता है। चलिए ठीक है, क्या कहते हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, प्रश्न आंसर भी आप देखते हैं तो अच्छा भी लगता है कि आप लोगों को अच्छी तैयारी चल रही है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।